आप सुन रहे हैं झांसा उपन्यास का भाग 3। मिस्टर सुनील, आप तो ठीक हैं? उसे गौर से सुनील की सूरत पर निगाह डाले। आप ठीक हैं? क्या ऑर्सेनिक पॉइजनिंग में ऐसा भी महसूस होता है जैसे मुंह में लोहे का बुरादा भरा हो, जैसे मांसपेशियों में कीलें चुभ रही हों, जैसे पिंडलियों को कोई कपड़े की तरह निचोड़ रहा हो, जैसे पेट में तेजाब भरा हो? हाँ हाँ। फिर तो समझ लीजिए कि आपके डॉक्टर के लिए यहाँ एक नहीं 2 पेशेंट तैयार हैं। और सुनील पीछे सोफे पर ढेर हो गया। रुमाल से हाथ पहुँचता डॉक्टर पुनीत पाहवा कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ा। भावना तत्काल उसके पीछे हो ली। निढाल सा डॉक्टर एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और लंबी सांस लेने लगा। भावना कुछ क्षण उसके समीप ठिठकी खड़ी सहानुभूतिपूर्ण भाव से उसे देखती रही। मन ही मन उसके पेशे के प्रति उसकी निष्ठा की प्रशंसा करती रही और फिर उस कुर्सी के करीब पहुंची जिसकी पीठ पर डॉक्टर का कोट टंगा हुआ था। उसने कोट के जेब से डॉक्टर का सिगरेट का पैकेट और लाइटर बरामद किया, अपने होठों से लगा कर सिगरेट सुलगाया और फिर डॉक्टर के करीब पहुंची। उसने हौले से डॉक्टर का कंधा छुआ। डॉक्टर ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। भावना मुस्कुराई। उसने ताज़ा सुलगाया सिगरेट डॉक्टर के होठों से लगा दिया। थैंक यू, बैठो। भावना बैठ गई, फिर बोली, 2 घंटे लगे? हाँ, डॉक्टर बोला, वो भी तब जबकि कल वाले केस की वजह से जहर का तोड़ यहाँ उपलब्ध था और वो मेरे आने से पहले तुम उन्हें पिला चुकी थी। ऑर्सेनिक? बिला शक। मिकदार में कमोबेशी थी, लेकिन बिला शक ऑर्सेनिक। भावना ने संजीदगी से सर हिलाया। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। हमारे असली पेशेंट का क्या हाल है? पता नहीं। मैं मिस्टर महाजन की ही तलाश में निकली थी, जबकि सुनील ने मुझे आवाज़ देकर वापस बुला लिया था। फिर आपको फ़ोन लगा के पॉइजनिंग के नए शिकारों के बारे में बताया और फर्स्ट एड देने में जुट गई। आपके यहाँ पहुँचने के बाद ही से आपके साथ हूँ, इसलिए मिस्टर महाजन की खुद सुध लेने का मौका नहीं मिला। अलबत्ता मैंने हाउसकीपर को कॉटेज में भेजा था, जहाँ से लौटकर उसने मुझे बताया कि वहाँ पर ना मिस्टर महाजन है और ना ही मिस्टर केडिया। कहाँ गए? क्या पता। वो हाउसकीपर भी दोबारा दिखाई नहीं दी। पता नहीं कहाँ चली गई। बाकी लोग भी जैसे जादू के जोर से गायब हो गए। हाउसकीपर की नौजवान बेटी अलीशा उस ब्रोकर मनोज पुरवार के साथ भाग गई बताते हैं। सुना है पीछे माँ के लिए चिट्ठी छोड़ गई। वो पुरवार से शादी करने के इरादे से राजनगर जा रही है। इससे पहले यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी थी। मीटिंग के बाद ही धीरे धीरे करके सब लोग खिसक गए हैं, यहाँ तक कि लीलावती और भूपेंद्र भी, जिन्हें भी अभी आराम करते हुए होना चाहिए था। हैरानी है। इस बार भी पुलिस को खबर करनी होगी। वो तो है, लेकिन ऐसा हम अपने पेशेंट का वेलफेयर जान लेने के बाद करेंगे। आओ जरा कॉटेज में पता करते हैं। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। हो गया रेस्ट। एक सिगरेट पी लिया, अभी थोड़ी देर बाद एक और पीऊँगा तो समझना बिल्कुल रेस्ट हो गया। यू वर्क वेरी हार्ड सर। जवाब में डॉक्टर केवल मुस्कुराया। उसने उठकर कुर्सी पर से अपना कोट उठाया, बोला, आओ। दोनों इमारत से बाहर निकले। लंबी राहदारी पार करके वो सजावटी दीवार के पास पहुँचे और उसमें बना फाटक लांघ कर रोज़ गार्डन में दाखिल हुए। उस वक्त वातावरण में आधे चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। हर तरफ गुलाब की भांति अलग अलग किस्म के फूलों की खुशबू बसी हुई थी। वाह, जान पड़ गई, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते बोला। वो कॉटेज पर पहुंचे, जिसका प्रवेश द्वार उन्होंने खुला पाया। भीतर कोई तीखी रोशनी नहीं थी, केवल वो मध्यम फुटलाहट चल रही थी जो रात के वक्त जली छोड़ दी जाती थी। मैं लाइट जलाऊं? भावना बोली। क्या ज़रूरत है, दिखाई तो दे रहा है। अब इतनी मुश्किल से ज़रा चैन आया है, तीखी रोशनी फिर झकझोर देगी। ठीक है। वो सारे कॉटेज में घूमे। कॉटेज खाली पड़ा था। कहाँ गया मालूम नहीं, लेकिन जहाँ भी गए अपनी मर्जी से गए। कैसे कह सकती हूँ? दोनों का रोज़मर्रा में इस्तेमाल का निजी सामान यहाँ मौजूद नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ नहीं हैं। और मिस्टर केडिया की तो वो खड़खड़ वाली जीप भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही जान पड़ता अपनी मर्जी से गए। लेकिन हमारी तसल्ली कैसे हो? हमें कैसे पता चले? जैसे 2 दिनों में 4 लोग जहर के शिकार हुए हैं, वैसे हमारा पेशेंट भी जहर का शिकार नहीं हुआ। हमारा पेशेंट भी जहर का शिकार नहीं हुआ। वो लोग तो रिकवर कर गए, लेकिन हमारे पेशेंट का दिल नाजुक हालत में है। उसको जहर का प्रकोप झेलना पड़ा तो जहर से वो मरे ना मरे, हार्ट फेलियर से ज़रूर मर जाएगा। उस घड़ी वो मास्टर बेडरूम में थी। डॉक्टर एकाएक मास्टर बेड पर ढेर हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। 10 मिनट, वो बोला, बस सिर्फ 10 मिनट मुझे यहाँ रेस्ट करने दो। उसके बाद हम पुलिस को खबर करने की अपनी जिम्मेदारी भुगताएंगे। 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा।
कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, भावना प्रोत्साहन भरे स्वर में बोली। जो होना था सो हो चुका। वारदात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को यहाँ कोई मौजूद ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है पुलिस को अब खबर करने में और ठहर के खबर करने में। आप बिल्कुल निश्चित होकर आराम कीजिए। डॉक्टर ने सहमति में सर हिलाया। उसने एक क्षण को आंखें खोली और फिर बोला, इस गोल छत के बारे में सुना ही है कि बीच में से खुल जाती है, लेकिन इसे कभी खुलता नहीं देखा। कैसे खुलती है? वो वाला पुश बटन दबाने से। खोलूं? हाँ, क्या हर्ज है? भावना ने पुश बटन दबाया। छत निशब्द खुल गई। ऊपर सितारों भरा आसमान दिखाई देने लगा। वाह, क्या खूब इंतज़ाम है, मज़ा आ गया। कितनी शांति, कितना इत्मीनान है यहाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ टेलीफोन नहीं। एकाएक घंटी बजाकर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अनोखा एहसास है इस पलंग पर लेटना। आप कोट उतार कर आराम से लेटिए, मैं आपको कंबल उड़ाती हूँ। अरे नहीं, यूँ तो मैं सोते ही रह जाऊँगा, तो मैं आपको जगा दूँगी। लेकिन कहना मानिए डॉक्टर साहब, प्लीज़। डॉक्टर ने कोट उतार कर उसे थमा दिया और पलंग पर पसर कर लेट गया। भावना ने उसे कंबल उड़ा दिया। 10 मिनट, डॉक्टर चेतावनी भरे स्वर में बोला। हाँ हाँ, 10 मिनट ही सही, इत्मीनान रखिए। डॉक्टर ने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट में थका हारा डॉक्टर गहरी नींद सोया पड़ा था। हेलो, वो बोली। कोई जवाब न मिला। सो गए? जवाब नदारद। गुड, वो मन ही मन बोली। अब कम से कम 1 घंटे से पहले तो ये उठने वाले नहीं, भले ही कुछ हो जाए, और मैं इन्हें उठाऊंगी नहीं, चाहे ये कितना ही नाराज़ हो जाए। दबे पांव वो कॉटेज से बाहर निकली और कोठी में वापस लौटी। सुनील और रमाकांत को उसने शांतिपूर्वक नींद के हवाले पाया। वो फ्रंट हॉल में पहुंची जहां की टेलीफोन था और वहां से स्थानीय पुलिस चौकी का टेलीफोन नंबर डायल करने लगी। सुनील ने आंख खोली तो उसे अपने सामने एक कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल दिखाई दिया। अरे माए बाप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरानी से बोला। पुलंदा देख रहा हूँ। प्रभुदयाल अब पलक उसे देखता हुआ बोला। क्या? जो बंद गया जान पड़ता है तुम्हारा, यही कहा करते हो ना? सुनील ने जवाब नहीं दिया। पंगा लेने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो। जो काम राजनगर में ही आराम से हो सकता था, उसके लिए देखो कहाँ पहुँच गए। मैं तो पहुँचा सो पहुँचा, कृपा निधान। आप बताइए, आप कैसे यहाँ पहुँच गए अपना फील्ड छोड़कर? किसी ज़रूरी सरकारी काम से झेरी आया था। चौकी में सब इंस्पेक्टर कृपाराम के साथ बैठा हुआ था, जबकि यहाँ हुई वारदात की बाबत टेलीफोन कॉल पहुँची थी। जो ही पता चला कि वारदात के शिकार अपने रिपोर्टर साहब थे और उनके सदा शराबी यार रमाकांत था, तो सस्पेंस से मेरा हाल बेहाल हो गया। नतीजन सब इंस्पेक्टर कृपाराम के साथ मैं भी यहाँ चला आया। यानी कि नींद के इंजेक्शन के असर में मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ? नहीं जी, मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अगर ये सौभाग्य की बात है तो हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जान जाती देखना। अब तो जान बच गई, जान पड़ती है। अब जाती देखने का क्या मतलब? चली जाती तो एक नया तजुर्बा हो जाता। कौन सा? खुद लाश बनने का। आज तक तो लाश बरामदी करते रहे ना। हाँ जी, इत्तेफाक से। जहाँ भी कत्ल की कोई वारदात होती है, वहाँ सुनील भाई मुल्तानी की हाजिरी ज़रूरी मानी जाती है। जहर अपना काम कर जाता तो तुम्हारा रिकॉर्ड सलामत रहता। अरे रिकॉर्ड गया तेल लेने। शुक्र है खुदा का कि मैं सलामत हूँ और तुम्हारा दोस्त भी सलामत है। खुदा का डबल शुक्र है। वैसे टाइम क्या हुआ है? 12:30 बजे हैं। आप कब से यहाँ हैं? आधा घंटा। घर के मालिक से मुलाकात हुई? नहीं। वजह? गायब है। जहर का शिकार होकर कहीं वो तो मरा नहीं पड़ा? अपने इस प्रॉपर्टी पर तो कहीं नहीं मरा पड़ा। कहाँ चला गया? क्या पता कहाँ चला गया। सलामत होगा तो देर सवेर लौट आएगा, नहीं सलामत होगा तो कहीं ना कहीं से लाश बरामद हो जाएगी। तुम्हारा दावा किस बात पर है? उसकी सलामती पर या गैर सलामती पर? इस बाबत तो कुछ कहना मुहाल है। इस हाउस होल्ड में तो कोई प्रसाद की तरह जहर बांट रहा है। अब क्या पता किसे प्रसाद मिला और किसे नहीं मिला। तुम्हें तो बराबर मिला। हाँ, रमाकांत को बराबर से ज़्यादा मिला, क्योंकि उसकी हालत मेरे से पहले ख़राब हुई थी। किसने किया होगा ये कारनामा? क्या पता। कब किया होगा ये भी क्या पता। जहर चीनी में था। अच्छा, हाँ, किचन में साइड टेबल पर जो शुगर पॉट पड़ा था उसमें। ओह, जहर सारी चीनी में मिक्स नहीं था, ऊपर ही ऊपर था।
किसी ने शुगर पॉट का ढक्कन उठाकर उसमें जहर डाला था, लेकिन जहर को चीनी में मिक्स करने का मौका लगता है कि उसे नहीं मिला, इसलिए जहर ऊपर ऊपर ही था। कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? एक तकलीफ़ करोगे माई बाप? हाँ बोलो। वो परे कुर्सी पर मेरा कोट पड़ा हुआ है, जरा मुझे पकड़ा दो प्लीज़। क्या करोगे कोट से? सिगरेट निकाल लूँगा। तो मैं निकाल देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रभु दयाल ने उठकर कोट में से लकी स्ट्राइक का सिगरेट का पैकेट और लाइटर बरामद किया। उसे लाकर सुनील को सौंपा। सुनील पलंग पर तकियों के सहारे ऊंचा होकर बैठ गया। कांपते हाथों से उसने एक सिगरेट सुलगाया और उसके 2 लंबे खश खींचे। मुझे खूब याद पड़ता है, फिर वो संजीदा सा बोला, कि चाय मुझे और रमाकांत को हाउसकीपर सोफिया ने सर्व की थी, लेकिन उसमें शुगर पॉट से लेकर चीनी हमने खुद चाय में डाली थी। उस वक्त रणजीत महाजन भी किचन में मौजूद था। मेरे सामने उसने अपनी चाय में 2 चम्मच चीनी डाली थी। उसके बाद जब हमें चाय सर्व हुई थी तो उसी शुगर पॉट में से पहले रमाकांत ने अपनी चाय के लिए 1 चम्मच चीनी निकाली थी। उसके बाद सोफिया ने भी चाय ली थी। उसी शुगर पॉट में से निकाल कर 2 पूरे भरे चम्मच चीनी अपनी चाय में डाली थी। चाय का वो दौर दोबारा भी चल रहा था, जबकि पहले महाजन ने और फिर रमाकांत ने और मैंने दोबारा चाय ली थी, और किसी ने भी दोबारा चाय ली हो ये मुझे ध्यान नहीं। अब सवाल ये है कि शुगर पॉट की चीनी की ऊपरी सतह पर मौजूदा जहर के शिकार सिर्फ मैं और रमाकांत ही क्यों हुए? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? और कौन बताए? और कौन है यहाँ तुम्हारे से बड़ा 30 मार का? और कौन है जो सुनील भी है, भाई भी है और मुल्तानी भी है? तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? हाँ। तभी सब इंस्पेक्टर कृपाराम ने वहाँ कदम रखा। झेरी चौकी के इंचार्ज के तौर पर कृपाराम को सुनील बखूबी जानता था। कैसे हो सुनील बाबू? कृपाराम बोला। ठीक ही हूँ, आपकी कृपा है। मौत छूकर गुजर गई। फौरी डॉक्टर इमदाद ने बचा लिया, वरना मेरे हुए पहर हो चुका होता। सुनील के शरीर ने झुरझुरी ली। देखा कैसे प्राण कांपते हैं मौत के नाम पर? प्रभु दया बोले। हाउसकीपर सोफिया का क्या हाल है? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? अभी तक मिली नहीं वो हमें, इसलिए हमें नहीं मालूम कि वो भी जहर की शिकार हुई है या नहीं। वो कहीं राजनगर ना चली गई हो। किस लिए? उसकी बेटी एक लफंगे के साथ घर से भाग गई है। लफंगा? हाँ, मनोज पुरवार नाम है। स्टॉक ब्रोकर और कमीशन एजेंट है महाजन की कंपनी से, जो कि अब उसके इन लॉज के कब्जे में है। उसके रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स हैं। वो लफंगा है? सोफिया की निगाह में तो बराबर है। लेकिन सोफिया का उन दोनों के पीछे राजनगर जाने का इरादा होता तो उसने उस पर फ़ौरन अमल किया होता। मेरे ख्याल से वो झेरी गई होगी। झेरी किस लिए? राजनगर एसटीडी कॉल लगाने, जो कि यहाँ से नहीं लगाई जा सकती। सुंदरबन का नन्हा सा एक्सचेंज मैनुअल है। यहाँ से ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ती है, जो बड़ी देर से लगती है। झेरी के किसी भी पीसीओ से ये काम चुटकियों में हो सकता है। किसे कॉल लगाने गई होगी वो? सुनील ने उसे चर्चिल कॉस्टेलो के बारे में बताया। हो, तो ये चर्चिल कॉस्टेलो उस पुरवार नाम के शख्स को उसके नापाक इरादों से रोक लेगा? क्या पता क्या करेगा। मेरा अंदाज़ा ही तो ये है कि सोफिया उसे फ़ोन करने गई होगी। शायद वो किसी और फिराक में कहीं और गई हो। और बाकी के लोग? और महाजन की सास लीलावती और साला भूपेंद्र है। वो दोनों जहाँ भी होंगे अपने वकील मधुप तोशनीवाल के साथ होंगे, जो उससे के आगे पीछे ही यहाँ से गया था। और महाजन का दोस्त मनसुख केडिया है। उसकी गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी दिशा भटनागर यहाँ पहुँची थी। वो उसके साथ चला गया था। कैसी अजीब बात है, रात की इस घड़ी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में घरवाला कोई भी घर में नहीं है। हाँ वो तो है। बहरहाल मेरी और रमाकांत की जान नर्स भावना की मुस्तैदी ने बचाई। उसकी मुस्तैदी ने और डॉक्टर पाहबा की इमीडिएट हाजिरी ने। बहुत जिम्मेदार निकली भावना। तुम्हारे लिए, पुलिस के लिए नहीं। क्या मतलब? पॉइजनिंग का केस जानकारी में आते ही उसे फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, बिना इस बात की तस्दीक किए कि वो पॉइजनिंग का केस था। भाई वो नर्स है, डॉक्टर तो नहीं। डॉक्टर के आने के बाद और पॉइजनिंग की तस्दीक हो जाने के बाद तो उसे ऐसा करना था ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो अभी कोई पौना घंटा पहले टेलीफोन किया। लाइन नहीं मिली होगी? अच्छा, रात के इस वक्त लाइन नहीं मिली होगी। आगे लाइन बिजी होगी। आदत से मजबूर हो तुम रिपोर्टर साहब।
जान पर बनी है, फिर भी आदत से मजबूर हो। सुंदर मुखड़ा देखा नहीं कि लगे उसकी हिमायत करने, भले ही हिमायत की कोई ज़रूरत ही ना हो। इस बाबत वो खुद क्या कहती है? कहती है कि पहले वो तुम लोगों की फर्स्ट एड में बिजी थी और फिर डॉक्टर के साथ बिजी थी। ठीक ही कहती होगी, डॉक्टर इस बात की तस्दीक कर सकता है। मिलेगा तो करेगा ना। क्या मतलब? वो भी गायब है? लगता है पुलिस की आमद से पहले जानबूझकर खिसक गया ताकि उसे कोई फौरी बयान ना देना पड़े, ताकि कोई बयान देने से पहले सुबह वो मेजबान से मशवरा कर सकेगा। खिसकेगा कहाँ? अपने घर में होगा। घर पर नहीं है, हमने फ़ोन करके पता किया। घंटी बजती रही पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ओह, हमें नर्स से सख्त शिकायत है। उसने सब काम निपट जाने और डॉक्टर के यहाँ से चलता हो जाने के बाद पुलिस को फ़ोन किया। तुम्हारी शिकायत नाजायज़ है। फ़ोन किया तो सही आखिरकार उसने, पर पहले क्यों नहीं किया? अब ये तो बात की खाल निकालने वाली बात हुई ना। पहले क्या होता तो हम पहले यहाँ पहुँचते होते, और पहले पहुँच के तुम क्या कर लेते? कुछ तो कर ही लेते। इतने लोग खिसक गए, हम उन्हें ना खिसकने देते। वो लोग पहले ही चले गए थे। डॉक्टर तो यहीं होता ना, अब तो वो भी खिसक गया। माई बाप, इस घड़ी तुम्हारी तवज्जो डॉक्टर की तरफ नहीं, महाजन और सोफिया की तरफ होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ चाय पी थी। मैं और रमाकांत तो बच गए, लेकिन हो सकता है उन दोनों को वक्त रहते बचा लेने वाला कोई ना मिला हो। हम उनकी तलाश की कोशिश कर रहे हैं, कृपाराम बोला। केडिया की जीप गायब है, जो कि इस इलाके में हर जगह जानी पहचानी जाती है। जीप की गैर हाजिरी की वजह से हमारा ख्याल है कि महाजन और केडिया जहाँ होंगे एक साथ होंगे। जीप मिल जाएगी तो वो दोनों भी मिल जाएंगे। तभी एक हवलदार ने खुले दरवाजे में से भीतर झाँका। दोनों पुलिसियों की तवज्जो उसकी तरफ गई। जनाब जी, हाउसकीपर वापस आ गई है। तबीयत ठीक है उसकी? प्रभुदयाल ने पूछा। हाँ जी, मुझे तो चौकस लगती है। उसे यहाँ की वारदात के बाबत कुछ बताया तो नहीं? मैंने तो नहीं बताया जनाब जी। अब कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में गई है। बहुत थकी जान पड़ती थी, आती सीधे सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसे फ़ौरन यहाँ बुला कर लाओ। सो गई तो जगाए जाने पर चिड़चिड़ा करेगी। जी जनाब जी। हवादार चला गया। तुम्हारा भी इस हाउसकीपर से वास्ता पड़ा होगा? पीछे प्रभुदयाल कृपाराम से बोला। हाँ जी सर, कल भी ऐन ऐसी वारदात इधर हुई थी। कैसी औरत है? काफ़ी ठस्सेदार औरत है, गोवानी है। महाजन से कोई खास ट्यूनिंग है, जिसकी वजह से यहाँ उसकी हाउसकीपर बनी हुई है, वरना सुना है राजनगर में बड़ा कामयाब गोवानी रेस्टोरेंट चलाती थी। कब से है यहाँ? सन 99 की फरवरी में महाजन की बीवी मरी थी, उसके बाद से ही यहाँ है। यहाँ इतने लोग रहते बताए जाते हैं, जिनमें से मनोज पुरवार जैसे, मनसुख केडिया जैसे तो फैमिली का हिस्सा भी नहीं है। मालूम हुआ है वकील मधु तोशनीवाल और दिशा भटनागर जैसे बाहरी लोग भी हैं, जो तफरीहन कई कई दिन यहाँ ठहरते हैं। हाउसकीपर की बेटी तो उसके साथ रहती ही है। उसका पति फ्रैंकी डोनेटो भी लंबे अरसे से यहीं टिका रहता है। और हाउस होल्ड का सारा खर्चा महाजन उठाता है? नहीं, हाउसकीपर कहती है कि इन लोगों का आपस में कोई पूलिंग एग्रीमेंट है, जिसके तहत खर्चा शेयर किया जाता है। आई सी। तभी दरवाज़ा खुला और हाउसकीपर सोफिया ने भीतर कदम रखा। अब कहाँ बुलाया? आधी रात को कोई इधर सो ना सकता या नहीं सो ना सकता? और तुम पुलिस वाला लोग फिर इधर क्या करता है? अब क्या मांगता? कल सब इंक्वायरी फिनिश तो किया। चाय पानी किचन में क्यों चला आज? प्रभुदयाल ने पूछा। तुम कौन है मैन? तुम तो कल इधर नहीं था। ये मेरे बड़े अफसर हैं, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, कृपाराम बोला। तो ये क्या मांगता है इधर? उस सवाल का जवाब मांगता जो अभी मैंने किया है, प्रभुदयाल ने सख्ती से कहा। क्या बोला मैन? चाय पानी के लिए मुनासिब जगह डाइनिंग रूम होती है, ड्राइंग रूम होता है। किचन में आज क्यों हुआ? किचन बहुत बड़ा, डाइनिंग रूम जितना बड़ा। उधर एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, राउंड टेबल विथ 4 चेयर्स। तो फिर भी है तो किचन ना, प्रभुदयाल जिद भरे स्वर में बोला। तो बोले तो, मेरे को मिस्टर महाजन ऐसा बोला। कैसा बोला? कि उनका गेस्ट को, उसने सुनील की तरफ इशारा किया, किचन में लेके आने का था, क्योंकि मिस्टर महाजन इनसे सीक्रेटली बात करना मांगता था। ये उधर बेड पर क्या करता है? वो बातें बाद में, प्रभुदयाल सख्ती से बोला।
पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। मैं बोला तो आपने उधर सबको चाय सर्व किया, बट ऑफ कोर्स खुद भी पिया। यस। चीनी के साथ, जो कि साइड टेबल पर पड़ी शुगर पॉट में थी। यस। आपकी तबीयत खराब हुई? कहाँ है? यानी कि नहीं हुई। चाय से तबीयत क्यों? क्या चाय से तबीयत का क्या होगा? चीनी से। हाँ, तो चीनी से भी तबीयत को क्या होएगा? आई एम नॉट डायबिटिक, मुझे तो शुगर का फुल परमिशन, नो प्रॉब्लम देयर। औरों को तो हुई। क्या? कैसा प्रॉब्लम? तो आपको इस बाबत कुछ मालूम नहीं? किस बाबत? सुनील और रमाकांत को जहर दिया गया था। वॉट? जिस चाय से आपको कुछ भी नहीं हुआ था उससे उन दोनों की हालत मरने जैसी हो गई थी। ओ माय गॉड, जो अभी कल हुआ वो आज फिर हो ना सकता? यस। तो वो कैसे बचा? वैसे ही जैसे कल माँ बेटा बचा। नर्स ने बचाया, डॉक्टर ने बचाया। सांता मारिया, बट पॉइजन अगेन? पहली बार साल्ट शेकर में था, इस बार किधर था? शुगर पॉट में, जो कि किचन में साइड टेबल पर पड़ा था। बट मैन, सेम शुगर पॉट से मैं भी शुगर लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तभी तो इधर तुम्हारे सामने खड़ा है। उधर उधर क्या रखा है? उधर एक ही शुगर पॉट है, चांदी का, दोनों तरफ हैंडल वाला। पेंट्री में? हाँ, पेंट्री में, यानी कि वो छोटा सा रास्ता जिसका रास्ता किचन में से होकर है, जो मुख्यतः रसद वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो किचन से जाता है और उसमें कोई ताला वाला नहीं लगाया जाता। नो, नेवर। उधर से कोई क्या चोरी करेगा, वो भी इतने हाई क्लास हाउस होल्ड में? दिस इज बिसाइड द पॉइंट। बहरहाल उस स्टोर तक हर किसी की पहुंच मुमकिन है। इफ़ यू मीन एसेस दैट इज, हर कोई इधर आना जाना सकता हो सकता है। यस। वो एक क्षण ठिठकी, फिर उसके आंखें फैली और वो आशंकित भाव से बोली, मैन, मिस्टर महाजन भी उसी शुगर पॉट से शुगर लिया, वो कैसा है? पता नहीं, ये जानने के लिए महाजन साहब उपलब्ध नहीं है। यू मीन किधर चला गया? मैडम जी, कृपा नाम प्रभुदयाल के मुकाबले में कदरा नाम स्वर में बोला, आपको एहसास होना चाहिए यहाँ 24 घंटे के वक्फे में एक ही तरह की दो ऐसी वारदात हो गई हैं जो कानूनी ज़बान में इरादा कत्ल का होता है, और दोनों वारदात में दखल आपकी किचन का है। व्हाट डू यू मीन? मैं यहाँ पॉइजन पकाता है? नहीं पकाता, प्रभुदयाल बोला। फिर भी ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि जो हुआ आपके किचन में हुआ। दैट्स माई मिसफॉर्चुनेट, बट मैं किधर कुछ भी नहीं किया। आपने नहीं किया, आपके मन में कोई चोर नहीं है, तो आपको हर बात साफ साफ बोलनी चाहिए। हाँ, मैं बोलेंगा ना, क्या बोलना मांगता है? आप अभी यहाँ नहीं थी, कहाँ गई थी? बोलना ज़रूरी? हाँ, आपकी अपनी भलाई के लिए। बोलता है, दैट्स लाउजी सन ऑफ बिच पुरवार मेरी डॉटर अलीशा को लेके भाग गया राजनगर जाकर मैरिज बनाना का वास्ते। साला हरकत, एज में अलीशा से डबल कैसे होना सकता? सेकेंडली, मेरा एज ओल्ड कमिटमेंट कि उसका मैरिज चर्चिल कॉस्टेलो से होएगा, जो उधर राजनगर में एक्साइज में सर्विस करता है, जो अलीशा का हम उम्र काबिल हैंडसम गोवानी छोकरा है। झेरी जाकर मैं कॉस्टेलो को एसटीडी पर कॉल लगाया, उसको सब बोल के रखा। अब अपना कॉस्टेलो उस बास्टर्ड पुरवार को ऐसा सेट करेगा कि पुरवार कई दिन खाली गॉड अलमाइटी को याद करेगा। कॉस्टेलो बोला, ऐसा कैसा मैन? कि वो पुरवार को सेट कर देगा? नहीं बोला, बट आई नो वो पुरवार को लेसन देगा, उसका फुल सेंड करेगा। आप ही ने तो नहीं उसे ऐसा करने को उकसाया। कहें, मैं खाली बोला कि पुरवार क्या किया, बट आई नो कॉस्टेलो क्या करेगा। बहरहाल इतनी देर से आप छेरी में थी जहाँ से कि आपने कॉस्टेलो को ट्रंक कॉल लगाई। यस। इतनी रात गए उधर आप पहुँची कैसे? स्कूटर चला के गया। स्कूटर इधर है, कोई यूज़ नहीं करता, मैं क्या? आप खुद स्कूटर चला के 20 किलोमीटर छेरी गई और वापस लौटी? ऑफ कोर्स। फिर भी आप बहुत देर यहाँ से गैर हाजिर नहीं? कॉल बहुत देर से लगा, दूसरी तरफ नंबर बिजी मिलता था।
मैडम, मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कर हुआ कि सेम शुगर पॉट से आपने चीनी निकाल कर चाय में डाली तो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि 2 और जनों ने यही काम किया तो वो जहर के शिकार हो गए। मैं क्या बोलेंगा? तो और कौन बोलेगा? तुम खुद बोलेंगा? क्या मैं कोई डिटेक्टिव है? डिटेक्ट करना तुम्हारा काम है। तुम बोलो, ऐसा कैसे हुआ? प्रभुदयाल अवाक उसका मुंह दिखने लगा। काफ़ी होशियार हैं आप। सोफिया खामोश रही। नेवर माइंड, आप कहती हैं कि पुरवार आपकी बेटी को भगा कर ले गया। ऑफ कोर्स। मुमकिन है आपकी बेटी अपनी रजामंदगी से उसके साथ गई हो। मुमकिन है वो सच में उससे मोहब्बत करती हो। नॉनसेंस। वो हलकट ही अलीशा के पीछे पड़ा है। अलीशा अभी छोटा बेबी, उसको मिसगाइड करना इजी। फिर वो मैरिड है। मैरिड है? कौन? पुरवार। और कौन? आप कहना चाहती हैं कि पुरवार पहले से शादीशुदा है? यस। कौन बोला ऐसा? बोला कोई? आई डोंट रिमेंबर। कौन बोला? मैडम, पुरवार को पूरा ही आप विलेन साबित करने में लगी हैं। आपने ये बात हाथों हाथ गढ़ ली मालूम होती है। यू आस्क पुरवार? हाँ, तो मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। यस, डू दैट। क्या पता वो डाइवर्सी हो, मैरिड हो या डाइवर्सी हो या विडोअर हो। अनफिट फॉर माई इनोसेंट फ्लावर लाइक डॉटर। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ही फुंदने नहीं लगा रही हैं आप। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लिंगो। तुम जो पूछा मैं विद ऑनेस्ट हार्ट बोला। अब मैं जाना सकता? प्रभुदयाल ने हिचकिचाते हुए सहमति में सर हिला दिया। सोफिया घूमी और वहाँ से रुखसत हो गई। प्रभुदयाल पलंग की तरफ घूमा, बोला, अब तुम बोलो, तुम्हारी क्या खबर ली जाए? कोई जवाब न मिला। रिपोर्टर साहब? जवाब नदारद। दवा का असर है, सो गया जान पड़ता है। कृपाराम धीरे से बोला, बहाना कर रहा होगा। ऐसे है तो उठाऊं झंझोड़ का? इससे और कई सवाल करना ज़रूरी था तो उठाता हूँ। जाने दो, सदा तो नहीं सोया रहेगा, कभी तो उठेगा। मरता मरता बचा है, इसलिए कम से कम इस बार ये लिहाज का हकदार है। ठीक है, वो डॉक्टर खिसक गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा। सर जी, हाउसकीपर के बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? झूठ बोल रही होगी वो। उसके बयान में विरोधाभास तो भारी है। ये कैसे हो सकता है? एक जने ने शुगर पॉट से चीनी निकाली तो उसमें जहर था, दूसरे ने निकाली तो जहर नहीं था। शायद उसने चीनी ना निकाली हो या फीकी चाय पी हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। सर, गुस्ताखी माफ़, तो एक बात बोलूं, शायद शुगर पॉट में चम्मच डालने के पीछे उसकी कोई और ही मंशा हो। और मंशा क्या? शायद वो चम्मच के ज़रिए पॉट में से कुछ निकाल ना रही हो बल्कि उसमें कुछ डाल रही हो। क्या? प्रभुदयाल अचकचाया। चीनी निकाल ना रही हो बल्कि जहर डाल रही हो। प्रभुदयाल ने हैरानी से कृपाराम की तरफ देखा। सरेआम? एक स्वाभाविक क्रिया के तौर पर कोई चाय का कप हाथ में लेकर शुगर पॉट के पास पहुंचेगा, उसमें चम्मच डालेगा तो यही तो समझा जाएगा ना कि वो चीनी निकालने के लिए गया है। तब किसने ध्यान दिया होगा इस बात पर कि असल में वो कुछ निकालने नहीं गया था बल्कि कुछ डालने गया था? धूल की कौड़ी है कृपाराम। मुझे हैरानी है कि ऐसी बारीक बात तुम्हें सूझी। कृपाराम सम्मानपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश रहा। सेकंड राउंड में 4 लोगों ने चाय पी। पहला महाजन, जो हम नहीं जानते कि जहर का शिकार हुआ है या नहीं, लेकिन जब दूसरा और तीसरा जना रमाकांत और सुनील जहर के शिकार हुए तो यही संभव जान पड़ता है कि पहला भी जहर का शिकार बराबर हुआ होगा, जिस बाबत हमें देर सवेर खबर लग ही जाएगी। लेकिन चौथा जना, हाउसकीपर सोफिया, जहर का शिकार नहीं हुई। इस लिहाज से तुम्हारी बात में दम तो हो सकता है। शुक्रिया सर जी। अब आगे क्या कहते हो? हाँ बोलिए सर जी, मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ? हमें जहर की तलाश करनी चाहिए। 2 दिन में 2 बार जहर ने अपना खेल दिखाया। क्या पता खिलाड़ी के पास अपना खेल जारी रखने के लिए अभी जहर की कोई मात्रा उपलब्ध हो। कृपाराम, इस वक्त कोठी से सब गायब है। जहर की तलाश में यहाँ के बाशिंदों का साजो सामान टटोलने का इससे अच्छा मौका और वक्त हो नहीं सकता। सही फरमाया सर जी, सब इंतज़ाम हो जाएगा। और कल दिन चढ़े हमें फील्ड में भी पूछताछ करनी होगी। क्या हाल ही में किसी ने कहीं से ऑर्सेनिक जहर की कोई मिकदार खरीदी थी? वो भी हो जाएगा सर जी। और तभी बाहर कहीं धाएं धाएं की आवाज़ हुई। रात के उस घड़ी के स्तब्ध वातावरण में वो आवाज़ बड़ी जोर से गूंजी। सर जी, ये तो गोली चलने की आवाज़ है।
हाँ, किधर से आई? प्रभु दयाल बोला। बाहर से, रोज़ गार्डन की तरफ से। ऊपर की मंजिल पर भड़ास से तो कोई दरवाज़ा खुला और फर्श पर धम धम पड़ते 2 कदमों की आवाज़ हुई। उधर क्या है? प्रभु दयाल बोला। एक कॉटेज है जो कि महाजन का अस्थायी आवास है। वो लौट आया जान पड़ता है। वो गोलियां चला रहा है या शायद उस पर गोलियां चल रही हैं। आओ। दोनों बाहर की ओर दौड़ चले। वो रोज़ गार्डन से आधे रास्ते में थे कि वातावरण में एक जनाना चीख की आवाज़ सुनी। ये तो नर्स की आवाज़ थी। ज़रूर कॉटेज में ही कोई कांड हो गया है, कृपाराम बोला। गोली चलने की फिर से आवाज़ आई। कॉटेज के नीम मंदिरे में से कोई दौड़ता हुआ बाहर निकला। कौन है? मैं, भावना सूद, नर्स। क्या हुआ? गोली छत पर से किसी ने चलाई है। एक डॉक्टर पाहवा को लगी है। डॉक्टर पाहवा? वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, भावना के पीछे से आवाज़ आई। प्रभु दयाल आगे बढ़ा, उसके करीब पहुँचा। उसने देखा कि वो बाएं हाथ से अपनी दाएं बाँह थामे था। आप डॉक्टर पुनीत पाहवा हैं? हाँ। आपको गोली लगी है? हाँ, दाएं बाँह पर, लेकिन हड्डी से नहीं टकराई, इसलिए बचाव हो गया। किसने चलाई? कहाँ से चलाई? पता नहीं किसने चलाई, लेकिन यकीनन मास्टर बेडरूम की फोल्डिंग छत पर से चलाई। फोल्डिंग छत? क्या मतलब? भावना ने मतलब समझाया। कोई छत पर था, डॉक्टर बोला। उसने खुली छत पर से 2 बार फायर किया। एक गोली मेरी बाह में लगी। वो मेरे पर और गोलियां चलाता, लेकिन तभी मैंने फोल्डिंग छत को बंद करने वाला बटन दबा दिया था। गोली छत पर वापस सरकने लगी थी, तो वो उस पर टिका नहीं रह सका था। मैं जोर से चीखा था और मैं बाहर थी, भावना बोली। गोली और चीख की आवाज़ सुनकर मैं भीतर गई थी, तो मुझे बंद होती छत में से उसकी एक झलक दिखाई दी थी। तब मैंने शोर मचाया था, तो उसने मुझ पर भी गोली चला दी थी। मैं तो बाल बाल बची। अब वो कहाँ है? क्या पता कहाँ गया। आप मास्टर बेडरूम में क्या कर रहे थे? प्रभु दयाल डॉक्टर से संबोधित हुआ। मैं अपने पेशेंट की तलाश में यहाँ आया था। मुझे अंदेशा था कि मिस्टर महाजन भी जहर के शिकार हुए हो सकते थे, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। मैं थका हुआ था। थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैं पलंग पर बैठ गया और फिर बैठे बैठे ही मैं कब लेट गया, मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला। ये बहुत बिजी डॉक्टर हैं, भावना तनिक आवेश से बोली। आप नहीं जानते कि कितने बिजी डॉक्टर हैं। दिन भर की बिजीनेस के बाद जब रात को इनसे आराम का वक्त आया तो इन्हें यहाँ आना पड़ गया। कोठी में 2 घंटे लगातार इन्हें पॉइजनिंग के नए केस से स्ट्रगल करना पड़ा था। इतनी मशक्क़त के बाद इन्होंने ज़रा रेस्ट कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तो बराबर। आप तो इनसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मास्टर बेडरूम में कदम रखकर इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कानून की कोई धारा भंग कर दी। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? बड़ा कड़क बोलती हैं आप डॉक्टर साहब की हिमायत में। वो, डॉक्टर ने कहना चाहा, वो क्या है कि? मेरे सवाल का ये मतलब था, प्रभु दयाल बोला, कि ये हैरानी की बात है कि पुलिस आपको हर जगह तलाश कर रही थी और आप यहाँ सोए पड़े थे। मेरी कोई मंशा नहीं थी सोने की। मैं बहुत थका हुआ था। बस जरा कमर सीधी करने के लिए पलंग पर लेटा और पता नहीं मुझे कब आँख लग गई। आई अंडरस्टैंड नाउ। मैंने भावना को कहा था कि मुझे 10 मिनट के बाद जगा देना। मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा, मेरा दिल नहीं माना। आप इतनी चैन की नींद सोए हुए थे कि आपको जगाना मुझे गुनाह लगता था। ऑल द सेम, नो, आई डिड द राइटेस्ट थिंग। यू वेल डिजर्व दैट रेस्ट सर। अच्छा, ये किस्सा आप छोड़िए। प्रभु दयाल तनिक झुंझलाए स्वर में बोला। भावना खामोश हो गई। प्रभु दयाल कृपाराम की तरफ घूमा। डॉक्टर साहब की वो भारी असंतोषपूर्ण स्वर में बोला, और नर्स साहिबा की यहाँ मौजूदगी की खबर हमें क्यों नहीं थी? सर जी, वो हवलदार हुतूराम लगता है कि यहाँ के अंधेरे में ही समझ बैठा कि यहाँ कोई नहीं था। कोई बड़ी बात नहीं कि कम वक्त भीतर दाखिल ही ना हुआ हो, बस खाना पोती करके चलता बनाऊँ। ऐसी लापरवाही, ऐसी कोताही। चौकी चल के खबर लूँगा कमीने की। कृपाराम खामोश हो गया। मैं आपको हॉस्पिटल भिजवाता हूँ, प्रभु दयाल ने डॉक्टर से कहा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैश वुंड है जिसको अटेंड करने के लिए कोठी में मौजूद मेरा विजिट बैग में सब सामान है। भावना संभाल लेके, बल्कि मैं खुद संभाल लूँगा। श्योर? यस। अच्छा, सिर्फ एक सवाल का जवाब और दीजिए। आपके ख्याल से किसने आपको गोली चलाई? मेरे ख्याल पूछते हैं तो मिस्टर महाजन के धोखे में चलाई।
वो मिस्टर महाजन का बेडरूम था, जहाँ उनकी बेड पर उनके सिवाय किसी और की मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए खुली छत पर से हमलावर का मुझे मिस्टर महाजन समझना स्वाभाविक था, और जिस अंधेरे की वजह से उसने मुझे मिस्टर महाजन समझा, उसी अंधेरे ने मेरी जान बचाई। वहाँ अगर रोशनी सही से होती तो उसका निशाना ना चूकता। आपने सूरत देखी? नहीं, सिर्फ एक काला साया देखा जो पलक झपकते गायब हो गया। और आप क्या कहती हैं? मैंने उसे दौड़ते हुए देखा था, लेकिन तब मेरी तरफ उसकी पीठ थी। हमलावर अभी भी रोज गार्डन में होगा। मूर्ख होगा तो होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। छत पर जाने का रास्ता किधर से है? भावना ने एक तरफ इशारा किया। जाकर देखो, प्रभुदयाल कृपाराम से बोला। शायद छत पर कोई कुल्लू हाथ आ जाए। सहमति में सर हिलाता कृपाराम निर्देशित रास्ते पर बढ़ गया। आइए, प्रभुदयाल बोला, कोठी में चलें। सब कोठी में पहुँचे, जहाँ भावना ने बड़ी दक्षता से डॉक्टर की घायल बांह की ड्रेसिंग की और उसी का बताया एक इंजेक्शन उसे दिया। तभी कृपाराम वापस लौटा। ऊपर हमलावर के कदमों के निशान हैं। निशान इतने छोटे साइज के पैरों के हैं कि वो किसी औरत के भी हो सकते हैं। यानी कि हमलावर औरत भी हो सकती है। जी हाँ, और दीवार में धसी एक गोली का मैंने मुआयना किया। वो 32 कैलिबर की पिस्तौल से चलाई गई जान पड़ती है। हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि आज यहाँ मौजूद किन्हीं लोगों में से क्या किसी के पास 32 कैलिबर की पिस्तौल है। इस बाबत मैं खुद पूछताछ करूँगा। तभी कृपाराम का वायरलेस फ़ोन बजने लगा। कृपाराम ने तत्काल फ़ोन सुना। कुछ क्षण वो फ़ोन पर मसरूफ़ रहा, फिर फ़ोन बंद करके प्रभुदयाल की तरफ घूमा। कृपाराम ने प्रभुदयाल को बताया कि नाइट पेट्रोल ने झेरी के रास्ते में अपना हाउस ट्रेलर और जीप चलाते मनसुख केडिया को चेकिंग के लिए रोका था। उसने पुलिस को बताया कि ट्रेलर में रणजीत महाजन था, जो कि जहर से मर रहा था। वो पहले उसे डॉक्टर पाहवा के घर लेकर गया, लेकिन उसे घर पर ना पाकर जब महाजन को झेरी के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाने की वो कोशिश कर रहा था। वो तो रास्ते में ही जान से हाथ धो सकता है। हो सकता है सर जी, जब केडिया ने उसे मर रहा था कहा था तो महाजन मर ही रहा होगा। पता नहीं कितनी बड़ी मिकदार में जहर उसके पेट में पहुंचा है। ऊपर से उसे डॉक्टर के घर ले जाने में टाइम ज़ाया किया, और ऊपर से झेरी का 20 किलोमीटर का फासला। रास्ते में ना मरा तो पहुंच के मर जाएगा। सर जी, मरने से पहले शायद वो कोई बयान दे, कोई डाइंग डिक्लेरेशन जारी कर सके। इसके लिए मुझे फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल पहुंचना होगा। हाँ, मैं भी चलता हूँ। दोनों बाहर जाकर पुलिस की जीप में सवार हुए। जीप झेरी की ओर दौड़ चली। सिविल हॉस्पिटल में केडिया का हाउस ट्रेलर और जीप हॉस्पिटल के कंपाउंड में खड़े थे। ट्रेलर का पिछला दरवाज़ा खुला था और उसके करीब केडिया के साथ सफ़ेद कोट वाला एक डॉक्टर भी मौजूद था। कैसे हैं महाजन साहब? कृपाराम ने केडिया से पूछा। बचने की कोई उम्मीद? केडिया ने जवाब नहीं दिया। उसने यूं मुंह फिराया जैसे अपनी आंखों में उमड़ आए आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। कृपाराम ने डॉक्टर की तरफ देखा। मिस्टर महाजन इज़ डेड, डॉक्टर गंभीरता से बोला। ओह, जहर ने बहुत तेज असर किया, प्रभुदयाल बोला। जहर? डॉक्टर की भवें उठी। हाँ, जिससे कि मरने वाले की जान गई। जान तो गोली से गई है जी, जो किसी ने बहुत करीब से चलाकर सीधे उनके दिल में उतार दी। लेकिन यहाँ तो उन्हें जहर की वजह से लाया गया था। ठीक, आपका मतलब है कि जब हतप्राण जहर की वजह से अपने निश्चित मौत की तरफ अग्रसर था, तब किसी ने उसे शूट कर दिया। हाँ, तो मौत की वजह क्या बनी, जहर या गोली? ये तो तफ्तीश का मुद्दा है। आप पुलिस वाले हैं, कीजिए। और प्रभुदयाल खामोश हो गया। सुनील नींद से जगा। कमरे में 1 फुट लाइट की मंदम रोशनी थी, जिसमें उसने घड़ी देखी तो पाया कि 3:30 बजे थे। वो उठकर सीधा हुआ और फिर पलंग से नीचे टांगे लटका कर बैठ गया। अनजाने में उसने अपनी कनपट्टियों को टटोला। उसका मस्तिष्क अब स्थिर था, लेकिन पेट में अभी भी ऐसा एहसास था जैसे भीतर तेजाब की लहरें घुमड़ रही हों। उसने एक सिगरेट सुलगाया, लेकिन उसके 2-3 से ज़्यादा कश ना लगा सका। उसके कसैले मुंह को सिगरेट का धुआं और कसैला कर रहा था और छाती में फिर से जलन पैदा कर रहा था। उसने सिगरेट को बुझाकर एशट्रे में डाल दिया। पता नहीं कितनी बार वो सोया जागा था। उसे प्रभुदयाल की आमद का ध्यान था। फिर उसे ये भी याद था कि उसके बाद किसी वक्त नर्स भावना सूद ने उसे इंजेक्शन देने के लिए जगाया था।
और उसे डॉक्टर पुनीत पाहवा की बाह पर गोली लगने की और रंजीत महाजन की झेरी के हॉस्पिटल के रास्ते में हुई मौत की बाबत बताया था। रमाकांत के बारे में उसे ये बताया गया था कि वो 11 बजे से सोया पड़ा था और तब से एक बार भी नहीं जागा था। अलबत्ता उसकी हालत स्थिर थी और अब वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर था। भावना सून ने किसी और बाबत कुछ और कहा था तो वो उसे याद नहीं था। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने जूते और कोट पहने और फिर कमरे से बाहर गलियारे में कदम रखा। विशाल कोठी में मरघट का सा सन्नाटा था और उस घड़ी ये तक आभास नहीं मिल रहा था कि वहाँ उसके सिवाय कोई और भी था। लेकिन नर्स ज़रूर कहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। डॉक्टर घायल था तो उसके भी वहीं होने की संभावना थी। रमाकांत ने तो होना ही था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो उतनी बड़ी कोठी की कौन सी मंजिल के कौन से कमरे में था। नर्स बता सकती थी। उसे नीम अंधेरे गलियारे में कदम रखा। उसे उम्मीद थी कि नर्स जिस कमरे में होगी उसमें उसके आबाद होने के कोई तो लक्षण ज़रूर होंगे, और नहीं तो वहाँ वैसी फुटलाइट ही चल रही होगी जैसे कि उसके कमरे में चल रही थी। उसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसका पूरा चक्कर काट लेने के बाद उसने फ्रंट हॉल से ऊपर जाती विशाल सीढ़ियों पर कदम रखा। पहली मंजिल पर कोई दरवाज़ा उसे खुला ना मिला। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ एक दरवाज़ा खुला था। उसने भीतर झांका तो पाया कि वो बहुत ही वैभवशाली ढंग से सजा बेडरूम था, लेकिन जो खाली था। वैसा शानदार बेडरूम नर्स का तो हो नहीं सकता था। वो आगे बढ़ा। आगे एक दरवाज़ा था जो पहले तो उसे बंद लगा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो खुला था। उसके दोनों पल्लों के बीच कोई 2 इंच की झिरी थी, जिसमें से भीतर मध्यम प्रकाश का आभास मिल रहा था। सावधानी से उसने भीतर झांका तो पहली ही निगाह में उसे एहसास हो गया कि वो महाजन के स्टडी में झांक रहा था। भीतर नाइट गाउन में लिपटी एक औरत महाजन के राइटिंग डेस्क के सामने बैठी हुई थी। औरत की उसकी तरफ पीठ थी, जिसकी वजह से उसे पहचानना मुहाल था। फिर भी इतना एहसास उसे बराबर हुआ कि वो नर्स नहीं हो सकती थी। वो तो कोई भारी भरकम औरत थी जो... तभी औरत ने एक पहलू बदला और सुनील को एक साइड से उसकी सूरत दिखाई दी तो उसने तत्काल पहचान लिया। वो लीलावती थी। डेस्क पर एक टेबल लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। क्या कर रही थी वो औरत इतनी रात गए महाजन की स्टडी में? उसने फिर पहलू बदला तो उसकी फिर सुनील की तरफ मुकम्मल पीठ हो गई। सांस रोके सुनील उसके हर कार्यकलाप का अवलोकन करता रहा। उसे उसके कंधे हिलते दिखाई दे रहे थे, कोहनियाँ हिलती दिखाई दे नहीं थी, लेकिन हाथ नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बड़ी दक्षता से डेस्क के पिजन होल्स जैसे खानों को टटोल रही थी। वो अपने उस काम में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं जाननी पड़ती थी। उस बात से प्रोत्साहित होकर सुनील ने दरवाजे के एक पल्ले को धक्का देकर झिरी जरा और चौड़ी कर ली। तब उसने पाया कि वो एक खाने में से कागजात निकालती थी, उनका मुआयना करती थी, उन्हें वापस यथास्थान रखती थी और दूसरे खाने को टटोलने लगती थी। प्रत्यक्षतः उसे किसी खास कागज़ की तलाश थी। आखिरकार वो कागज़ उसे मिला। उसने उसे खोला और उसका रुख टेबल लैंप की रोशनी की तरफ करके उसे पढ़ना शुरू किया। उसकी निगाहें कुछ सतरों पर ही पड़ी थी कि सुनील को उसके जबड़े भिजते दिखाई दिए। अम्मा खफा हो रही थी। लीलावती ने कागज़ मेज़ पर रख दिया और अपने नाइट गाउन के एक जेब में से एक तह किया हुआ कागज़ निकाला और उस सबसे ऊपरले उस खाने में रख दिया जिसमें से उसने वो कागज़ बरामद किया था, जिसे पढ़कर उसका मिजाज बद हुआ था। फिर उसने मेज़ पर पड़ा कागज़ वापस उठाया, उसे तह किया और कुर्सी वापस घसीटी। वो लौटने की तैयारी में थी। तत्काल सुनील दरवाजे पर से हट गया। वो जानता था अगर लीलावती तत्काल बाहर कदम रखती तो लंबे गलियारे में कहीं ना कहीं वो उसे ज़रूर दिखाई दे जाता। वो अगले दरवाजे पर पहुंचा। उसने उसे हौले से धक्का दिया तो उसे खुला पाया। उसने खामोशी से भीतर कदम डाला। भीतर वो इतना ही देख पाया कि वो एक बेडरूम था जो कि खाली नहीं था। पलंग पर कोई सोया पड़ा था। वो अपनी सुव्यवस्थित ढंग से चलती सांसों से थोड़े किए जाग जाने वाला नहीं लगता था। गुड। उसे दरवाजे में झिरी बनाकर उसमें आंख लगा दी और बाहर झाँकने लगा। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, लीलावती के तत्काल गलियारे में कदम ना पड़े। 2 मिनट गुजर गए। फिर स्टडी से ऐसी ठक ठक की आवाज़ 2 बार आई जैसे कोई चीज़ ठोकी जा रही हो।
क्या माजरा था, क्या कर रही थी वो औरत? जाकर देखने से उससे आमना सामना हो जाने का अंदेशा था, जो कि वांछित नहीं था। उस ठक ठक से पलंग पर जो कोई भी सोया हुआ था वो जाग सकता था, और वो भी वांछित नहीं था। आखिर वही हुआ। किसी ने पलंग पर बेचैनी से पहलू बदला। सुनील ने तत्काल बाहर गलियारे में कदम रखा। उसी क्षण लीलावती स्टडी से बाहर निकल आई। मजबूरन सुनील को वापस कमरे में दाखिल होना पड़ा, वरना वो उसे देख लेती। पलंग पर फिर हलचल हुई। कोई उठकर बैठा। कौन है? सुनील ने चैन की गहरी सांस ली। वो रमाकांत की आवाज़ थी। संयोगवश वो उस घड़ी रमाकांत के कमरे में मौजूद था। नमस्ते, सुनील बोला। कैसा मिजाज है बड्डे भापा जी का? मालको, धर्मराज हो या यमराज? क्या मतलब? मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में? कहाँ का हकदार मानते हो अपने आप को? ओए, तो साफ कहना नरक में हूँ। अब कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक ही समझ। खराब है तो वैसी खराब है जैसे ज़्यादा पी लेने से होती है। उसका तो मैं आदी हूँ। गुड। टाइम क्या हुआ है? 4 बजने को है। अच्छा, इतना टाइम हो गया? हाँ। खैर, अब बता हुआ क्या था? नहीं, पहले बत्ती जला, मुझे एक सिगरेट दे। बत्ती जला देता हूँ, पर सिगरेट से भी परहेज़ करो। माफिक नहीं आएगा। मैंने 2 कश लगाए थे, तबीयत और ख़राब हो गई। ओए, तेरा मेरा क्या मुकाबला? तू है, मैं हूँ। ठीक है। सुनील ने बत्ती जलाई और उसे सिगरेट का पैकेट सौंपा। रमाकांत ने सिगरेट सुलगा कर एक लंबा कश खींचा और तत्काल उसके चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव आए। बोला था ना? तौबा! एक ही कश से छाती और गले में तो जो हुआ सो हुआ। मुंह में ऐसा लगा जैसे कबूतर ने बीट की हो। सुनील हंसा। अब बोल, क्या हुआ था? सुनील ने उसे सारी बात बताई। कमाल है, जहर खिला दिया किसी माईवेर ने हमें। हमें नहीं खिलाया, हम तो बदकिस्मती से उसकी लपेट में आ गए। निशाना तो हमारा मेजबान महाजन ही था। क्या मतलब? उसने भी जहर खाया? जहर भी खाया, गोली भी खाई। सलामत तो है? कहाँ से होगा? मर गया? हाँ। क्या किस्सा है, एक ही बार में बोलो प्यारो, किस्से ना करो। सुनील ने उसे बताया। उसने उसे डॉक्टर पाहवा को लगी गोली की बाबत भी बताया। बल्ले भाई, यहाँ तो कोई रेवड़ियों की तरह मौतें बांटता नजर आता है। कौन? तू बता। और क्यों? तू बता भाई, आखिर इतना सयाना है। मैं क्या बताऊँ, अभी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। प्यारो, महाजन ने जहर भी खाया, गोली भी खाई। दोनों करतब किसी एक जने के तो नहीं होंगे। हाँ, वो तो है। जहर देकर गोली मारने का क्या मतलब? और गोली मारनी ही थी तो जहर देने का क्या मतलब? यानी कि जहर किसी और ने दिया। उसने जिसकी करतूत का खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। और गोली किसी और ने मारी? हाँ। जहर से मर चुका नहीं होगा महाजन तो गोली खाते वक्त? जाहिर मर चुका होता तो गोली मारने की क्या जरूरत होती? लिहाजा किसी ने मरते आदमी को गोली मारी? हाँ। ना मरता तो महाजन जहर से मर जाता? हाँ। तो फिर कातिल कौन हुआ? जहर देने वाला या गोली मारने वाला? दोनों। दोनों खामखा। मुर्दे को गोली मारना कत्ल कैसे कहला सकता है? कैसे कहला सकता है? और जब वो मरा गोली से तो जहर देने वाला कातिल कैसे कहला सकता है? कैसे कहला सकता है? क्या तोते की तरह एक ही बार रटे जा रहा है? वही जवाब दे भाई, सूझे तो बोलूँ ना। वैसे इतना आलम फाजिल बनता है? एक बार नहीं बनता। ये खुंडी कानूनी है, इसे कोई कानूनदा ही खोल सकता है। अब हम इस मनुष्य जगह से कब दफ़ा होंगे? अभी नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हें लगता है तुम्हारी हालत सफ़र के काफ़ी सुधर गई है? अभी राजनगर तक की लंबी ड्राइव कर सकते हो? रमाकांत ने कुछ क्षण सोचा, फिर कार में सर हिलाया। सो दिया। क्या सो दिया? मैं पिछली सीट पर लेटूंगा, गाड़ी तू चलाएगा। मेरी हालत क्या तुमसे अलग है? जुदाई होगी तभी तो भागा फिर रहा है खूंटा तोड़ाई गाय की तरह। रमाकांत, मुझे यहाँ काम है। क्या काम है? अभी फ़ौरन काम है जिसमें तुमने मुझे कवर करना है। साफ क्यों नहीं कहता क्या माजरा है? हमारी बदकिस्मती ये है कि प्रभु दयाल यहाँ पहुँच चुका है। तेरे वाला प्रभु दयाल? हाँ वही। वो यहाँ कैसे आ गया? उसका क्या काम? अरे वो बोला कि झेरी की चौकी में मौजूद था, जबकि जहर की बाबत नर्स ने जब फ़ोन किया तो उसने जब मेरा नाम सुना तो कृपा राम के साथ, जो कि यहाँ चौकी का इंचार्ज है, वो यहाँ चला आया। अब वो यहाँ है? अभी नहीं है, लेकिन किसी भी क्षण लौट सकता है। हाँ तो
मैं इसी फ्लोर पर मौजूद महाजन की स्टडी में जाना चाहता हूँ। तुम्हें गलियारे में निगाह रखनी होगी और किसी के एकाएक आमद की बाबत मुझे खबरदार करना होगा। कैसे? इस कमरे के दरवाजे पर खड़े हो जाना, वहाँ से सीढ़ियों के दाहिने पर निगाह रखना, कोई ऊपर आता दिखाई दे तो ऊंची आवाज़ में उससे बात करने लगता। उससे बात करने लगना? कैसी बात? कैसी भी, जैसे उस वक्त तुम्हारे जहन में आए। अहमियत बात की नहीं, तुम्हारी ऊंची आवाज़ की होगी, जो कि मेरे लिए सिग्नल होगा कि कोई आ रहा है। प्रभु दयाल, मुझे सबसे ज़्यादा अंदेशा उसी का है। वैसे कोई भी आ सकता है। कहाँ जाने के लिए? क्या क्या कहाँ जा सकता है? अगर आने वाले का निशाना महाजन की स्टडी ही हुआ तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मुझे वार्निंग होगी तो मैं उस मुश्किल को आसान कर लूँगा। अच्छा, बहरहाल तू ये नहीं चाहता कि कोई तुझे स्टडी में आता जाता देखे। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है कोई भी ना आए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दुआ करो यही हो। अगर प्रभु दयाल आया और उसने खास तुम्हारे बारे में ही मुझसे सवाल किया तो क्या कहूँगा? कहना बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। क्या? कहना उसके 2 फेरों के बीच में मैं जहन्नम रसीद हो गया। क्या बकता है? मैं बकता हूँ, एक ज़रा सा काम बोला, उसमें 36 पेज डाल दिए। अरे कुछ कहना, कुछ बोलना, जो मैं चाहता हूँ मैंने बता दिया। आगे जैसे हालात सामने आए उन्हें संभाल लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। सुनील दरवाजे पर पहुँचा। चौखट पर से उसने दाएं बाएं झाँका। गलियारा वीरान पड़ा था। उसने बाहर कदम रखा और लंबे डग भरता स्टडी के दरवाजे पर पहुँचा। उसने बंद दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के करीब एक स्विच बोर्ड था, जिस पर का एक स्विच उसने ऑन किया तो भीतर ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई। तत्काल वो राइटिंग डेस्क के सामने पहुंचा। वहाँ दाईं ओर के सबसे ऊपरले खाने से उसने तय किया हुआ कागज़ बरामद किया, जो उसके सामने लीलावती ने वहाँ रखा था। उसने उसकी तह खोलकर उसे सीधा किया, फिर उसका मुआयना किया। वो रंजीत महाजन की पूरी तरह से हस्तलिखित वसीयत थी, जिस पर 22 अगस्त सन 1998 की तारीख दर्ज थी। उस वसीयत में साफ दर्ज था, मैं अपनी तमाम संपत्ति अपनी पत्नी वसुंधरा के नाम करता हूँ। अगर वो मेरे से पहले मर जाए तो भूपेंद्र चावरिया को छोड़कर वसुंधरा के कानूनी वारिसों के नाम करता हूँ। उसने वसीयत को पहले की तरह तय करके वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया। फिर उस ठक ठक की आवाज़ के बारे में सोचने लगा, जो उसने उस कमरे से आती सुनी थी। इस संदर्भ में सबसे पहले उसने फर्श पर बिछे कारपेट का मुआयना किया। उसे उसमें कोई हिलडुल, कोई मुमकिन ना लगी। दीवार पर टंगी बंदूकें, बारासिंगे का सर, सब चौकस था। एक दीवार पर 2 तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन उनके मुआयने से यही उजागर हुआ कि उन्हें न अपनी जगहों से हटाया गया था न सलकाया गया था। कोई नई कील भी कहीं ठुकी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने डेस्क के सामने पड़ी कुर्सी को उलटकर उसके तले का मुआयना किया। कुछ नहीं। झुककर डेस्क के नीचे झाँका, वहाँ भी कुछ नहीं। टाइपराइटर वाली टेबल में भी कोई भेद ना निकला। डेस्क के दाएं बाएं दोनों तरफ 3-3 दराज थे। उसने बारी बारी एक एक दराज निकाल कर उसकी पीठ, साइड्स और तले का मुआयना शुरू किया। बाएं ओर के सबसे नीचे के दराज को उसने उल्टा तो किया तो उसकी मेहनत रंग लाई। वहाँ 2 थंब टैक्स की सहायता से एक दोहरा किया हुआ कागज़ जड़ा हुआ था। दराज डेस्क की तरह ही आपने उसकी मजबूत लकड़ी का था, इसलिए जाहिर था कि उस कागज़ को टैक्स के सहारे वहाँ टिकाने के लिए टैक्स को किसी चीज़ से ठोकना पड़ रहा था। उसे टैक्स को हटाकर वहाँ से वो कागज़ अलग किया और खोला। वो भी एक वसीयत थी, लेकिन वो महाजन की ताज़ा तरीन वसीयत थी, जिस पर कि पिछले दिन की यानी कि 26 जनवरी की तारीख पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था, मैं रंजीत महाजन वल्द जगजीत महाजन आयु 54 वर्ष अपनी निम्नांकित वसीयत जारी करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं। ऊपर से हाल ही में मुझे भारी हार्ट अटैक होके हटा है। ऊपर से मेरे इर्द गिर्द आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुझे लालच, फरेब और मतलब परस्ती की तीखी बू आती है, जो मुझे चेताती है कि अगर मैंने फ़ौरन अपनी नई वसीयत कलमबंद ना की तो मेरे चहेतों की मेरी संपत्ति का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा और मेरे दुश्मनों की बनाएगी। लिहाजा मैं अपनी वसीयत यूं कलमबंद करता हूँ। 1. इस वसीयत के ज़रिए मैं अपनी तमाम पिछली वसीयतों को खारिज करता हूँ। 2. मैं सुनील कुमार चक्रवर्ती को अपनी इस नई वसीयत का एग्जीक्यूटर नियुक्त करता हूँ
और उसके सर्विस के लिए उसको 50,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान करता हूँ। 3. मैं नर्स भावना सूद को अपनी पति निष्ठा और सेवा भाव के लिए 50,000 रुपये की रकम से नवाजता हूँ। 4. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होता हूँ कि मिसेस सोफिया डोनाटो के लिए 5 लाख की रकम का प्रावधान छोड़ता हूँ। 5. उपरोक्त के अतिरिक्त मेरी तमाम चल और अचल संपत्ति में से जो कुछ भी बाकी बचता है उसका मुकम्मल और वाहिद वारिस मैं अपने मेहरबान दोस्त मनसुख केडिया को मुकर्रर करता हूँ। मेरी संपत्ति में एक आइटम ऐसी भी है जो मेरे दुश्मनों के लालच और उनके नापाक इरादों को एक्सपोज कर सकती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़ी शिद्दत से उसकी तलाश होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी तलाश कामयाब नहीं होगी। उस आइटम का यहाँ साफ जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये तहरीर अगर मेरे दुश्मनों के हाथों में पड़ गई तो उस आइटम पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए उसकी बाबत अपनी वसीयत के एग्जीक्यूटर सुनील कुमार चक्रवर्ती के लिए मैं सिर्फ इतना इशारा छोड़ना चाहता हूँ कि उस आइटम के अते पते का मेरी जन्मतिथि और ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड से गहरा रिश्ता है, जो कि डेस्क के दाईं ओर के बीच के दराज में मौजूद है। इससे ज़्यादा इस बाबत मैं कुछ नहीं लिख सकता। मैं फिर तस्दीक करता हूँ, ये मेरी आखिरी वसीयत है और ये वसीयत मेरी किसी भी पिछली वसीयत को पूरी तरह से खारिज करती है। रंजीत महाजन। सुनील डेस्क का दाईं ओर का बीच का दराज पहले ही देख चुका था और जानता था ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ वर्ड्स उसमें नहीं थी। अब क्योंकि वो खुद पहले दिन में, जबकि महाजन का शेयर सर्टिफिकेट तलाश करता वो वहाँ आया था, उसे वहाँ देख चुका था, इसलिए जाहिर था कि उसे लीलावती ले गई थी। तभी बाहर गलियारे से रमाकांत की ऊंची आवाज़ आई, अरे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल साहब, माल को आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं जनाब? तबीयत तो ठीक है ना? प्रभुदयाल की आवाज़ आई। तबीयत ठीक है माल को, मैं दरअसल सुनील को तलाश कर रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर के पिछवाड़े के एक बेडरूम में है। यानी कि आप और दरोगा कृपाराम जी सुनील की तलाश में नहीं है? नहीं, हम तो ज़रा महाजन साहब की स्टडी में झांकने आए हैं। आगे जो कुछ रमाकांत ने कहा उससे उसकी पुलिस वालों को स्टडी की तरफ बढ़ने से रोकने की मंशा साफ जाहिर होती थी। नीचे तो मैं देख के आया हूँ मालिक को, वहाँ तो वो वहाँ नहीं है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या कुछ भी? यहाँ इतना कुछ हो रहा है, किसी और को कुछ भी हो सकता है। आप कब गए थे नीचे? यही कोई 15 मिनट पहले। नीचे तो वो कहीं नहीं था। वो किस्सा बाद में। प्रभुदयाल का तनिक झुंझलाया हुआ सवाल सुनाई दिया। पहले काम कर लें, चलो कृपाराम। सुनील तब तक नई वसीयत का कागज़ तय करके अपनी जेब के हवाले कर चुका था और तेजी से दराजों को यथास्थान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रमाकांत की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस वहाँ से न टले और वो स्टडी रूम के दरवाजे पर आके खड़े हो गए। उधर सुनील ने एक बार बेचैनी भाव से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छुपने का कोई ठिकाना उसे वहाँ मालूम न लगा। तो की बाबत का फैसला उसने बिजली की तरह किया। वो कुर्सी पर ढेर हो गया। अपनी दोनों टांगें उसने डेस्क पर टिका दी, सर छाती पर लुढ़क जाने दिया, आंखें बंद कर ली और यूं सांस लेने लगा जैसे गहरी नींद सोया पड़ा हो। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आहट हुई। सर जी, यहाँ तो बत्ती जल रही है, कृपाराम की आवाज़ आई। उधर कुर्सी पर कौन है? अरे ये तो सुनील है। सुनील? रमाकांत हैरानी जाहिर करता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रहा है? फिर किसी हादसे का शिकार हो गया जान पड़ता है मेरा यार। चुप हो जाओ। प्रभुदयाल गुस्से से बोला। क्यों चुप करूं? अपने दोस्त की फिक्र ना करूं? इससे कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अमृत पिया हुआ है इसने। तो फिर कुर्सी पे ऐसे पड़ा है जैसे दीन दुनिया से खबर ही नहीं। झांसा दे रहा है, ड्रामा कर रहा है। उठाओ इसे। सुनील बाबू, कृपाराम उस स्वर में बोला। सुनील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगर मिर्गी आ गई तो इसे जूता सूंघाओ। प्रभुदयाल ने वैसे ऊंचे स्वर में बोला। जवाब नदारद। रिपोर्टर साहब, तुम्हारी अदाकारी जितनी चलनी थी चल गई, अब बस करो। मार्को, ये ज्यादती है। क्या जाती है? अभी देखना, खुद उठेगा, पढ़ के फड़ाएगा और अपनी बेमिसाल अदाकारी का नमूना पेश करेगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कैसे जानता नहीं। मार्को, आप भूल रहे हैं हम किस हादसे से उभरे हैं। हम दोनों को सिडेटिव का इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे
ऊँघ आ रही है, लग रहा है खड़े खड़े सो जाऊँगा। हाँ तो सो जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। के प्रणाम, इसे झंझोड़ के उठाओ। मालिक को इतना जुल्म, काफ़ी हो चुका यार की हिमायत, अब चुप कीजिए। के प्रणाम, यहाँ क्या हो रहा है?